बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट फ़िज़िक्स के जिस रिवीजन शेड्यूल का हमने आगाज़ किया है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और हम उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 को छोड़ा था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप का मतलब राइज़ बाय रन। तो अगर राइज़ आपके साथ डिस्प्लेसमेंट है और रन जो है वो आपके साथ टाइम है, तो इसके स्लोप को हम वेलोसिटी कहेंगे। तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मौजूद है वो आपके साथ अल्फ़ा ऑप्शन है, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्राफ शोज़ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल विद टाइम। तो स्टूडेंट्स, एक वर्टिकली थ्रोन बॉल है और हमने उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बतानी है। तो सबसे पहले तो आप इस वर्टिकली थ्रोन बॉल को जो है फ़िज़िकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, ये लेट्स सपोज़ आपके साथ एक बॉल है और इसको हमने वर्टिकली थ्रो किया है, तो इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जो आपके साथ ज़ीरो नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, ये जब आपके साथ अपवर्ड मोशन करेगा तो किसी हाईएस्ट पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आपके साथ ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये उस हाईएस्ट पॉइंट से फिर वापस नीचे की तरफ आएगा तो तब इसकी वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाएगी, और डाउनवर्ड भी हो जाएगी और साथ में फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिर इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी और ऊपर जाते हुए आपके साथ जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इसका वेलोसिटी टाइम अगर हम ग्राफ बनाएं तो आप ज़रा देखें, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे बॉडी के साथ एक पॉजिटिव वेलोसिटी थी, फिर एक टाइम पे वो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। मतलब यहाँ तक जो ग्राफ बनेगा वो तो आपके साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और ये जो आपके साथ इसका स्लोप होगा वो आपके साथ -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। और जैसे ही आपके साथ फिर मतलब ये जो आपके साथ पॉइंट आया है, ये हाईएस्ट पॉइंट आया है और हाईएस्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। मतलब अब वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं रहेगी, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव को फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन इसी तरह जो है वो फर्दर आपके साथ कंटिन्यू होगा और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ अल्फ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूँकि SI यूनिट का जिक्र नहीं किया है, अगर यहाँ पे जो है वो SI यूनिट का जिक्र होता तो फिर तो हम मीटर्स को सेलेक्ट करते, लेकिन ये जनरली यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन डेल्टा को सेलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर आप ऑप्शंस ए को देखें, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यही जो है आपके साथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार इज़ ड्राइवन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 3 आवर्स। स्टूडेंट्स, आपको जो है स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड, उसकी वैल्यू है 60 किलोमीटर्स पर आवर और आपको टाइम भी गिवन है, वो टाइम आपके साथ 3 आवर्स है और आपसे क्या मांग रहे हैं, डिस्टेंस मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस इनटू टाइम और डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम का मतलब 60 इंटू 3 से आपके साथ 180 जो है वो किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा। अब अगर ऑप्शन में 180 किलोमीटर्स मौजूद है
तो वेल एंड गुड। और अगर ऑप्शंस में 180 किलोमीटर्स मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमने यूनिट को भी साथ में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ आपके साथ ऑप्शन में 180 किलोमीटर्स मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 160 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, एक कार जो है वो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर्स पर आवर है और हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में वो 160 किलोमीटर्स फासला कवर कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, यही प्रीवियस फार्मूला यूज़ करते हैं, ये जो हमने अभी यूज़ किया, लेकिन इस दफ़ा इसको टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो टाइम का फार्मूला इससे आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस की वैल्यू आपके साथ 160 है और स्पीड की वैल्यू आपके साथ 80 है। अब इसे सॉल्व करके आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 2 आवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ 2 आवर्स होगा। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 meters per second. What is its acceleration after 2 seconds? Students, free fall पे चाहे बॉडी अपवर्ड मोशन में हो, चाहे बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो और चाहे बॉडी डाउनवर्ड मोशन में हो, हमेशा उस पे एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल होती है? वो आपके साथ g के इक्वल होती है। और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 9.8 है। अलबत्ता ये जो है आपने बात का ख्याल रखना है कि अपवर्ड मोशन में उसकी वैल्यू जो है वो आप माइनस में लेते हैं और डाउनवर्ड मोशन में उसकी वैल्यू जो है वो आप प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे तो प्लस और माइनस का कोई चक्कर ही नहीं था क्योंकि तमाम वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव में गिवन थी। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है, वो बीटा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जिसकी वजह से स्पीड में कमी आती है। तो याद रखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो मतलब होता है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को पैरेलल हैं और इसका मतलब ये होगा कि इसकी वजह से स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल है वेलोसिटी को और इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी। तो स्टूडेंट्स, अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ये गलत है। अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल, उसकी तो स्पीड बढ़ेगी। अ प्लेन टेकिंग ऑफ अ रनवे, उसकी भी स्पीड बढ़ेगी। अ कार स्लोइंग डाउन, अ कार स्लोइंग डाउन आपके साथ क्या होगी? वो आपके साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज़ द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके साथ, F इज़ इक्वल टू ma फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें हमने बताना है कि करेक्ट बात कौन सी है। इफ़ द बॉडी इज़ स्लोइंग डाउन द रिटार्डेशन इज़ ज़ीरो। नहीं, ये बात गलत है। रिटार्डेशन तो होनी चाहिए, वो तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए अगर बॉडी स्लो डाउन कर रही है। तो ऑप्शन अल्फ़ा तो चूज़ नहीं कर सकते। इफ़ द बॉडी इज़ स्लोइंग डाउन द डिस्टेंस इज़ नेगेटिव। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये बात भी गलत है। इफ़ द बॉडी इज़ नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज़ नेसेसरीली ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये बात भी गलत है क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। फ्री फॉल में जब लेट्स सपोज़ अपवर्ड मोशन होता है उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो भी 9.8 की इक्वल होती है, मतलब -9.8 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो रेस्ट में होता है तब भी उस पे एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है? 9.8 की होती है। तो ज़रूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो। तो ये ऑप्शन आपके साथ गलत हो गया। इफ़ द बॉडी इज़ स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। जैसे हमने देखे यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिस्कशन की थी कि स्पीडिंग अप का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसका मतलब आपके साथ इस MCQ में करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वैसे तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो नेक्स्ट जो है क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके साथ क्या है, वो डिस्टेंस है। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन अ प्लैनेट इज़ 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मून। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता लग गया होगा कि ये जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो असल में मून है, क्योंकि मून पे आपके साथ एक्सेलरेशन 1/6 होती है। द मास ऑफ द बॉडी इज़ 70 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑन दैट प्लैनेट। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, वेट का फार्मूला होता है mg, तो हम क्या करेंगे, मास की जगह तो 70 पुट कर देंगे, लेकिन g की जगह 10/6 पुट कर देंगे, तो ये आपके साथ 700/6 आ जाएगा। 700/6 से आपके साथ तकरीबन जो ऑप्शन आएगा वो आपके साथ चार्ली ऑप्शन आएगा, क्योंकि 700/7 से 700 नहीं, सॉरी, चार्ली ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए, अगर ये आपके साथ 700/6 है, तो अगर ये आपके साथ 700/7 होता मिसाल के तौर पे, तो फिर इसका आंसर जो आपके साथ होता उसकी वैल्यू आपके साथ होती, देखिए 7 के साथ कैंसिल, तो उसकी वैल्यू आपके साथ 100 होती। ठीक है, तो अब तो मतलब 100 वैल्यू तो नहीं है, और ना ये डिनोमिनेटर जो है ये 7 है, ये असल में 6 है, तो 6 के लिए इसकी वैल्यू 100 से नियरेस्ट ग्रेटर पॉसिबल होगी, और वो यहाँ पे चार्ली ही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन जो है वो चाहिए, और एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए कि वो नॉन ज़ीरो भी हो और नॉन ज़ीरो के साथ वो एक्सेलरेशन क्या हो, वो कांस्टेंट भी हो, तो फिर आपको फोर्स भी इसी प्रॉपर्टी का अप्लाई करना होगा। फोर्स भी नॉन ज़ीरो होगा और साथ में फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना जो है ये फोर्स का काम है, और जो फोर्स की प्रॉपर्टी होती है वही आपके साथ एक्सेलरेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें एक ऐसा रिजल्टेंट फोर्स चाहिए जो कि कांस्टेंट तो हो लेकिन ज़ीरो ना हो, और यहाँ से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका इस MCQ में बीटा है। Which graph shows the variation of displacement of a vertically thrown body with time? स्टूडेंट्स, आपके साथ ये तमाम ग्राफ्स जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्टिकली थ्रोन बॉडी है, टाइम के साथ आपने उसका ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये लेट सपोज एक बॉडी है, तो अगर हम इसको वर्टिकली थ्रो करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे की तरफ आएगा तो फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फिर डिक्रीज़ नहीं करेगी, वो फिर बढ़ेगी, और अपवर्ड मोशन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी। अब याद रखिए स्टूडेंट्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, तो हमने ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें आपके मोशन का पहला हाफ जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करें और नेक्स्ट हाफ जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करें। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके साथ जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग स्लोप, आपको याद होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है, क्योंकि आप ज़रा इसमें देखें इनिशियली स्लोप ज़्यादा है और बाद में स्लोप क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, और ये जो आपके साथ ग्राफ है ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, क्योंकि इनिशियली स्लोप हॉरिजॉन्टल है और बाद में स्लोप क्या होता जा रहा है, वर्टिकल होता जा रहा है। स्टूडेंट्स आप इस बात पे भी गौर करें कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो उससे ये भी बात साबित होती है कि अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड वेलोसिटी आपके साथ नेगेटिव होती है। यहाँ से आपको अपने करेक्ट ऑप्शन का पता चल गया है और वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। Which according to Newton third law
विच इज़ करेक्ट अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन की बात होती है उसके बारे में आप कुछ बातें जो है वो जहन में याद रखिए। सबसे पहली बात तो एक्शन और रिएक्शन जो है उससे हम या तो फोर्सेस का मतलब ले सकते हैं या हम एक्शन और रिएक्शन से इम्पल्स का मतलब ले सकते हैं, और या हम एक्शन और रिएक्शन से चेंज इन मोमेंटम का मतलब ले सकते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे और ये अपने इफ़ेक्ट को कभी भी कैंसल आउट नहीं करेंगे और इनका नेचर सेम होगा। स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को देखते हुए आप करेक्ट ऑप्शन को जो है अब चूज़ करें। ऑप्शन अल्फ़ा है बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडी या ऑन वन बॉडी, तो ये गलत है। बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, ये ठीक हो सकता है। both forces act with same magnitude and direction, both forces act in opposite magnitude with different opposite direction with different magnitudes। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा है। ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। Two blocks of masses 2 kg and 5 kg are placed in contact। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है एक 2 kg बॉडी है और एक 3 kg बॉडी है, तो ये दोनों बॉडीज़ आपस में इन कांटेक्ट है और इन पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है। वो फोर्स कितना है? 120 न्यूटन का। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द 3 kg मास। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जो कनेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, कनेक्टेड बॉडीज़ में आपके साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होती है। मतलब जो बड़ी बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वही स्मॉल बॉडी की एक्सेलरेशन होगी और कंबाइंड मास की भी वही एक्सेलरेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि कंबाइंड मास के लिए एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। फार्मूला आपके साथ है A=F/m और F की जगह हम पुट कर देते हैं 120 और मास की जगह हम पुट कर देते हैं 5। अब 120 को स्टूडेंट्स हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके साथ आंसर जो आएगा वो आपके साथ आएगा 1। अगर 100 को 5 पे डिवाइड करें तो इससे आपके साथ 20 आता है और फिर 20 को 5 पे डिवाइड करें तो इसके साथ आपके साथ 4 आता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? वो 24 होगी। और यही 24 वैल्यू जो है ये 2 kg मास की भी यही एक्सेलरेशन होगी और आपके साथ ये 3 kg मास की भी यही एक्सेलरेशन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ 24 है। अ बॉडी ए moves with uniform acceleration of A with a non-zero velocity. Another body B moves from the same point and moves in the same direction with constant velocity. The two bodies will meet after a time. अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जो है वो समझने की कोशिश करें। एक बॉडी है और वो बॉडी क्या कर रही है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट है। ये बॉडी जो है इसका ज़िक्र आपके साथ इस दूसरे एग्ज़ाम्पल में हुआ है। ये जो बॉडी बी का ज़िक्र है कि अ बॉडी बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और जैसे ये एक ख़ास पोजीशन तक पहुंच जाती है तो उस पोजीशन पे एक दूसरी बॉडी है और जैसे ये पहली बॉडी यहाँ तक पहुंच जाएगी ये दूसरी बॉडी भी अपना मोशन स्टार्ट कर लेगी और ये दूसरी बॉडी किसके साथ मोशन करेगी? ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन करेगी। तो ये जो दूसरी बॉडी है इसकी वेलोसिटी 0 होगी और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? वो आपके साथ कांस्टेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें। इनिशियली तो ये बॉडी बी जो है ये आगे चली जाएगी और बॉडी ए पीछे होगी, लेकिन चूँकि बॉडी बी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और बॉडी ए अंडर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब बॉडी ए की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट आएगा कि ये बॉडी ए जो है वापस बॉडी बी तक रीच हो जाएगी और आपसे स्टूडेंट्स उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो टाइम होगा जिस पे बॉडी ए और बॉडी बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो बॉडी बी के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपके साथ बॉडी बी के लिए इक्वेशन हो गया। और स्टूडेंट्स अब बॉडी ए के लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन। वो सेकंड इक्वेशन है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो वी आई टी का फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप ज़रा डायग्राम में देखें, अगर ये दोनों वापस कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस आपके साथ सेम हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वी टी को इक्वल कर देंगे हाफ ए टी स्क्वायर से। यहाँ से एक टी के साथ कैंसिल और टी को अगर सब्जेक्ट कर लें तो 2v/a आता है, और ये 2v/a आपके साथ ऑप्शन अल्फ़ा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इफ़ वी जंप आउट ऑफ द बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, अगर हम एक स्टैटिक बोट से जंप करेंगे फॉरवर्ड की तरफ तो वो बोट आपके साथ बैकवर्ड मूव होगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा है, और ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a body falls from a height of 200 meters, the ratio of distance traveled in each 2 seconds from 0 to 6 of the journey is। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि ये एक बॉडी है, ये पहले 2 सेकंड्स में जितना फासला तय करे, पहले 2 सेकंड्स में लेट सपोज़ उसको S1 कह दें, फिर उसके बाद जो 2 सेकंड्स में जितना फासला तय करें उसको S2 कह दें, और उसके बाद 2 सेकंड्स में जितना फासला तय करें उसको S3 कह दें। और वो आपसे कह रहे हैं कि इन 3 डिस्टेंसेस का क्या निकालें, इन 3 डिस्टेंसेस का रेशो निकालें। तो स्टूडेंट्स फ्री फॉल में आपको पता है कि पहले और दूसरे सेकंड में 5 + 15 का डिस्टेंस कवर होता है, तीसरे और चौथे सेकंड में 25 + 35 का डिस्टेंस कवर होता है, और इसी तरह पाँचवें और 6 सेकंड्स में 45 + 55 का इंटरवल कंप्लीट होता है। तो पहले 2 सेकंड्स में 20 मीटर्स है, दूसरे 2 सेकंड्स में आपके साथ 60 मीटर्स है, और फिर जो 2 सेकंड्स हैं तो वो आपके साथ 100 मीटर्स हैं। तो इसका मतलब 20:60:100, इससे 1:3:5 आता है, और ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीट ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि न्यूटन लॉज डज नॉट होल्ड गुड फॉर। तो आपने पढ़ा था न्यूटन लॉज की 2 कंडीशंस हैं, एक तो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और दूसरी ये उन बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है जिन बॉडीज़ की जो मोशन है, स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो। तो जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट तक रीच कर जाती है या उसके करीब हो जाती है तो वहाँ पे फिर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। If an object travels a distance of 10 meters east then 5 meters west, what is the total distance? Students पहले 10 meters आपके साथ ईस्ट की तरफ मोशन हुआ और फिर 5 मीटर्स वेस्ट की तरफ मोशन हुआ। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखें आपसे टोटल डिस्टेंस मांगा है, आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगा। टोटल डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ एंड द एक्चुअल पाथ इज़ 15 मीटर्स। स्टूडेंट्स ये डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में डायरेक्शन भी गिवन है और आपसे वो स्केलर क्वांटिटी मांग रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आपके साथ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तब होता है किसी मूविंग बॉडी का जब आपके साथ पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो है अब ऑप्शंस को रीड करें। ड्राइविंग अराउंड अ स्क्वायर कवरिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर, तो ये तो वापस अपने इनिशियल पॉइंट तक बात नहीं आई। गोइंग ऑन अ हाइक एंड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टूडेंट्स यही आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द SI यूनिट
फॉर द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स SI यूनिट ये वाला है, ना BSI यूनिट है और ना ही चार्ली है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा हो जाएगा। An aeroplane flies at an average speed of 800 kilometers per hour. How far can it fly in 3 hours? स्टूडेंट्स डिस्टेंस आपसे मांगा है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट्स आर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 3 आर 2400 किलोमीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज 10, व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स? स्टूडेंट अगर आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT, और इसमें आप सिंपली Vi की जगह 10 पुट करें और A की जगह 2 पुट करें और T की जगह 5 पुट करें। टाइम जो है वो आपके साथ 5 सेकेंड्स हैं और इससे आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन में है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते थे। 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का स्टूडेंट्स मतलब है कि 1 सेकेंड में स्पीड ने 2 की वैल्यू से बढ़ना है, तो 1 सेकेंड के बाद स्पीड 12 हो जाएगी, फिर दूसरे सेकेंड के बाद 14, फिर आपके साथ 16, फिर 18 और 5वें सेकेंड के बाद स्पीड 20 हो जाएगी। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। और स्टूडेंट्स 3 किस्म के स्ट्रेट लाइंस आप अपने जहन में याद रखें, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक आपके साथ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है और एक इस तरह का आपके साथ स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन है पहला वाला, इसमें हम कहते हैं द एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इस दूसरे स्ट्रेट लाइन के बारे में हम कहते हैं द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड कांस्टेंट, और तीसरे स्ट्रेट लाइन के बारे में हम कहते हैं द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज़ अ नेगेटिव स्लोप ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब जैसे ये वाला ग्राफ हमने पढ़ा, अब ये नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि आपके साथ स्पीड जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा हो जाएगा। द नेगेटिव स्लोप मीन्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द 10 kg बॉडी ऑन अर्थ? तो स्टूडेंट्स W इज़ इक्वल टू mg है, 10 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 98 न्यूटन आपके साथ करेक्ट ऑप्शन इसमें अल्फ़ा होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज इन दिस प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन दिस प्रोसेस? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉल है और वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है और ग्राउंड के साथ टकराने के बाद वो बॉल अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो 3 क्वांटिटीज़ के बारे में आपसे कह रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और वो आपसे कह रहे हैं कि इन तीनों क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप डाउनवर्ड मोशन को देखें। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी क्या है वो भी डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन तो खैर हमेशा डाउनवर्ड होती है, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है डाउनवर्ड मोशन में डाउनवर्ड है। लेकिन अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इसीलिए अपवर्ड हुई है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड हुई होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो फ्री फॉल की एक्सेलरेशन है वो तो उसी तरह डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ 2 क्वांटिटीज़ ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, और वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा हो गया। When only magnitude of the velocity changes, the acceleration is? स्टूडेंट्स अगर आपके साथ आपने सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी को पैरेलल होती है और या फिर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को एंटी पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें डेल्टा हो गया है कि इट इज़ आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन के ज़रिए आपने वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए फिर एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के, और ऐसे एक्सेलरेशन को फिर हम जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो दो एक्सेलरेशंस हैं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस हैं और ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आज के लेक्चर तक जिसमें हम रिवीजन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे उस लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसी रिवीजन का पार्ट 3 लेक्चर इसी से आगे जो है प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।